जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, पूरी दुनिया को लगा कि भाई रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है। लेकिन बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटीज हैं, जो एक बहुत रसूख रखती हैं और इंटरनल लेवल पर सारी सिचुएशंस को जानती हैं, उनसे पूछा जाए तो उनमें जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज बीन स्टार्टेड। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। अब दुनिया को इस चंगुल के अंदर फंसने से कोई नहीं रोक सकता। उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था। अब ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है तो क्या आगे मामला है, किस तरीके से है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर 3 में क्या शुरू से ही अमेरिका के जाल के अंदर रशिया और चाइना फंसते हुए नजर आ रही हैं, इस चीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि जिसके अंदर GS के बारे में पूछा जाता है, तो आपके लिए NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसी के लिए हमारा जो NCERT कंसेप्टर बैच है वो चल रहा है, तो जिसकी ड्यूरेशन भले ही 5 महीने का ये कोर्स है जो हम 1 साल तक आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप वो क्लासेस दोबारा देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। 1 साल तक लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होंगी। MCQ वगैरह आपको दिए जाएंगे, करंट अफेयर जो भी अवेलेबल होते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। फीस इसकी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए कंप्लीट कोर्स की फीस है, तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, सब कुछ बहुत नॉमिनल है। तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को परचेज करें। स्टडी टेबल ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे है उस पर जाइए और वहां जाकर आप ये आराम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 9911119407 जो हमारा नंबर है इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक यहां पर समझिए। सबसे पहले समझिए वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ था ना दोस्तों, तो वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ तो उसकी एक खास बात ये थी वर्ल्ड वॉर 1 की कि वो एक दिन में शुरू नहीं हुआ था। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 खासकर अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी, हिटलर जो है वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हिटलर फ्रांस से लड़ता है, यानी बैटल ग्राउंड बनाया गया फ्रांस को, और फ्रांस के अंदर लगभग 1 साल तक लड़ाई चली। पेरिस से लेकर लगभग 90% फ्रांस के ऊपर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। फ्रेंच गवर्नमेंट लगभग कहीं नहीं थी, फ्रेंच आर्मी कहीं नहीं थी, बस आसपास के टुकड़ों के अंदर फ्रेंच आर्मी किसी तरीके से छिप के बैठी हुई। फिर जर्मनी ने कुछ टाइम के लिए ब्रिटेन पर हमला किया, लेकिन जैसे ही देखा कि ब्रिटेन ताकतवर नहीं इतना है, लेकिन ब्रिटेन तक पहुंचने के लिए जर्मनी या हिटलर के पास नेवल फोर्स नहीं है, इसलिए फिर दोबारा हिटलर ने यू टर्न लिया और इस बार हिटलर जो है वो रशिया से भिड़ गया। अब यही मेन सिचुएशन है कि रशिया से जैसे ही भिड़ा, उस टाइम पर वो रशिया की जगह USSR होता था। USSR और मेनली स्टालिन से भिड़ गया। यहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, यहां तक कि फ्रांस ने भी आराम से 1942 से लेकर 1944 तक 2 साल तक रशिया की कोई खास मदद नहीं करी, जर्मनी के ऊपर किसी तरीके का हमला नहीं किया। यहां तक की जो सिचुएशन थी वो बनी रही, कोई नया फ्रंट नहीं खोला, कोई सेकंड फ्रंट नहीं खोला, और स्टालिन लगातार कोशिश करता रहा कि भैया आप सेकंड फ्रंट खोलो ताकि रशिया के ऊपर जो इतना सारा दबाव है उसे झेला जा सके, उसे कम किया जा सके, USSR के ऊपर जो दबाव है।
अमेरिका ने नहीं किया। 2 साल तक जर्मनी लगातार यूएसएसआर से लड़ता रहा, यूएसएसआर भी जर्मनी से लड़ता रहा। हालांकि शुरू में जर्मन फोर्सेस जो हैं वो मॉस्को और उसके बाद वोल्गा रिवर तक पहुंच गई, स्टालिनग्राद तक पहुंच गई, लेकिन स्टालिनग्राद तक पहुंचने के बाद रिवाइवल रशियन आर्मी का हुआ और जर्मन फोर्सेस को मतलब पीछे लौटना पड़ा। लेकिन इन 2 साल में असलियत में हुआ क्या था? भाई यूएसएसआर को तो 2 साल लड़ना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन 2 साल में सबसे बड़ी बात अगर देखेंगे तो सितंबर 1939 से और 1944 लगभग जून 1944 तक आप देखेंगे कि रशियन जर्मन आर्मी जो है वो लड़ते लड़ते थक गई थी और जर्मन आर्मी की कमजोरियां भी सामने निकलकर आना शुरू हो चुकी थी। जर्मन आर्मी लड़ते लड़ते थक चुकी थी और जर्मन आर्मी की बहुत सारी कमजोरियां आना शुरू हो चुकी थी। तब जाकर पहले इटली पर हमला शुरू किया गया और इटली को हराकर फिर फ्रांस से होते हुए जर्मनी को हराया। जब इटली के अंदर सेकंड फ्रंट खोल दिया गया तब जाकर जर्मनी हारा। ये जर्मनी को हराने का एक तरीका था। इस बार अगर देखें तो इस जर्मनी की जगह एक बड़ा जो पावरफुल कंट्री दुनिया के सामने यहां पर नजर आ रहा है वो है चाइना। जबरदस्त लेवल पर पावरफुल कंट्री है और अमेरिका भी इस चीज को अच्छे से जानता है कि इस चाइना से सीधे सीधे लोहा लेना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी टेंशन वाला काम होगा। और अमेरिका इस चीज को भी अच्छे तरीके से जानता है कि अगर इस चाइना के साथ अमेरिका का पुराना दुश्मन रशिया आकर खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए और बड़ी टेंशन क्रिएट होनी जरूरी मतलब होना शुरू हो जाएगी। ये चाइना और यहाँ ये रशिया, इसमें कोई दो राय नहीं। रशियन फोर्सेस ताकतवर हैं, ऐसा एक इम्प्रेशन दुनिया के अंदर था कि दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फोर्सेस में से एक रशियन फोर्सेस है। अब सीधी सीधी संभावना ये थी कि अगर ये जो रशियन फोर्सेस भी इधर आ जाती हैं तो चाइना और रशिया आपस में दोनों के दोनों लड़ रहे होते और यहाँ पर मतलब चाइना और रशिया एक फ्रंट पर आकर खड़े हो जाते और अमेरिका दोनों की दोनों फोर्सेस को पॉसिबली एक साथ संभाल पाने में पॉसिबल या कैपेबल नहीं था। वही रीजन है कि यहाँ ये जो ताइवान भले ही यहाँ बैटल ग्राउंड नजर आ रहा है लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती। एक तरफ यहाँ पर ये टेंशन क्रिएट होती, दूसरी तरफ ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये साफ कह रही थी कि भैया नाटो असलियत में जो बना था वो यूएसएसआर से यूरोप को बचाने के लिए बना था। यूएसएसआर से यूरोप को बचाने के लिए बना था। अगर नाटो यूएसएसआर से यूरोप को बचाने के लिए बना था तो होगा क्या? भाई ऑब्वियस सी बात है, यूरोप को बचाने के लिए बना था तो यूरोप से बचाएंगे। अब रशिया की लड़ाई रशिया से तो लड़ेंगे, वहां क्यों लड़े? यहां पर अमेरिका ने खेल जो खेला उसे समझिए। जानबूझकर नाटो के अंदर यूक्रेन को शामिल करने की बात की गई और नाटो के यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का सीधा मतलब था कि रशिया के बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर यूएसए मतलब नाटो पहुंच जाता। ये लड़ाई 2014 में शुरू हो चुकी थी और 2014 में
यूक्रेन इतना ज्यादा कमजोर था कि क्रीमिया के ऊपर जब यूएसएसआर या रशिया ने कब्जा किया, पुतिन ने कब्जा किया, तो यूक्रेन कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक यूक्रेन को इतना ज्यादा ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी चीजों में तैयारी की गई कि उन्हें पता था कि रशिया को दोबारा से हमला करना ही करना है। अब अगर रशिया यहां आ गया तो एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर में उलझा दिया। पहली बात, रशिया की कमजोरी सामने आई। दूसरी बात, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्हें भी समझ में आ गया कि बेटा नाटो अभी भी जिंदा है, और अगर रशिया जिंदा है तो नाटो को जिंदा रखना पड़ेगा। और रशिया का बिहेवियर अच्छा नहीं है, भले ही आप उससे कितना मर्जी ऑयल और गैस खरीद लो, लेकिन रशिया एक सरदर्द तो है। अब जब यह सिचुएशन थी कि रशिया एक सरदर्द तो है, जितना मर्जी रशिया को आप सपोर्ट कर लो या कुछ भी कर लो, तो पहली बार यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनमें भी एक पैनिक क्रिएट हुआ और वो भी एकदम से वॉर प्रिपरेशंस करने लग गए। अब यहीं से सिचुएशन आगे बढ़ती है कि कहां तो फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश न्यूट्रल थे, अब उन्होंने भी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया और रीअलाइन करके नाटो में शामिल होने का प्रोसेस शुरू कर दिया। एक तरफ रशिया की जो आर्मी है वो यहां पर टायर्ड फील कर रही है, थक चुकी है। दूसरी तरफ रशिया ने ये देखा कि रशिया के जो रिजर्व्ड फोर्सेस थे वो किसी काम के नहीं थे, लड़के अपने हाथ तोड़ रहे हैं, रशिया छोड़ के भाग रहे हैं, हालात खराब हो रखे हैं। तो रशिया को एक बात समझ में आ गई कि ऐसी कमजोर लड़कों की फौज के ऊपर जो ट्रेंड नहीं है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तीसरी तरफ रशिया की खुद की आर्मी छोटी पड़ रही थी, कमजोर पड़ रही थी। शुरू में भले ही यूक्रेन के अंदर उन्हें डोमिनेंस मिल गया हो, लेकिन बाद में ये देखने को मिला कि यूक्रेन जो है उस जिस तरीके से इन्होंने वॉर को एक बड़े इलाके में फैलाया और रशिया इतने बड़े इलाके पर मजबूती के साथ कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुआ, और जिस तरीके से गुरिल्ला वॉर यूक्रेन ने छेड़ा उसके अंदर भी रशिया ज्यादा टिक नहीं पाया, रशिया को नुकसान ज्यादा हो रहा था। और खासकर ब्लैक सी में तो जितना ज्यादा उसको नुकसान झेलना पड़ा, और सबसे बड़ा ब्लैक सी में जो सबसे बड़ा शिप था जो रशिया की पूरी जान था, वो और उसके साथ नंबर 2 की कमांड वाले 2 शिप्स यानी 3 बड़े शिप्स डुबो दिए गए सिर्फ स्टिंगर मिसाइल्स के दम पे। ऐसी सिचुएशन में रशिया की आर्मी कमजोर है, थकी हुई है। शुरू में देखेंगे तो चाइना ने रशिया को एक मॉरल सपोर्ट दिया, लेकिन यहाँ चाइना की भी गिनगित समझ में आ गई कि जो चाइना का सबसे बड़ा और ताकतवर दोस्त था, चाइना का जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दोस्त था, रशिया जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, जिससे मतलब उम्मीद की जा रही थी कि चाइना की सपोर्ट में रशिया भी अपनी आर्मी इस जगह पर उतारेगा, अब वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि रशिया अब अपना घर संभालने में तैयारी ज्यादा करेगा। ऐसे में चाइना ने नैन्सी पेलोसी मामले में आगे बढ़कर ताइवान के मामले में खूब शोर शराबा मचाया, हो हल्ला किया, तूफान मचाए, लेकिन उसके बाद चुप बैठ गया। एग्रेशन दिखा रहा है, तेवर दिखा रहा है, लेकिन एग्रेशन का लेवल वो नहीं है जो कोविड टाइम पीरियड में या 20 और 21 में था, या रशियन इन्वेजन से पहले, या यूं कहेंगे जून जुलाई तक था। क्योंकि जुलाई के बाद जैसे जैसे रशियन फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा, अपने आप को रीअलाइन करना पड़ा, जैसा भी है, आज के दिन भले ही रशिया एक सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन इस जीत को जीत थोड़ा कहेंगे कि एक छोटा सा देश जिसका राष्ट्रपति भी इतना ज्यादा इनकम्पिटेंट दिखाई दे रहा था कि यार वो किसी लायक नहीं था, उस आदमी के सामने पुतिन जैसी पर्सनैलिटी अगर हार जाए तो एक बात समझ में आती है कि अमेरिकन स्ट्रेटेजी खतरनाक तो है। अमेरिका ने रशिया को थका दिया, जिसकी वजह से चाइना भी इस समय पर डरा डरा सा नजर आ रहा है। और जिस तरीके की खबरें इस समय चाइना के अंदर से आ रही हैं, जब आपको इस तरीके की खबरें नजर आ जाएं कि कू हो चुका है,
बहुत बड़ा आर्मी का काफिला बाहर जा रहा है, सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि इसको हाउस अरेस्ट कर लिया, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। उसका सीधा मतलब ये है, अगर चाइनीज गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है तो उसका सीधा मतलब ये है कि अंदर खाते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या बड़ा बदलाव हो रहा है, जो कि किसी भी देश के लिए एक स्ट्रेटेजी के अंदर शिफ्ट को दिखा रहा है। और जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की तैयारी कर रहे होते हैं और चाइना की एग्रेशन में अगर आने वाले समय में कमी नजर आती है, तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो चुकी है कि हमें चाइना को समझा दिया जाए कि देखो तुम पावरफुल तो हुए हो, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश और ज्यादातर दोस्त मेरे साथ हैं, इसमें तुम चैलेंज नहीं कर सकते। और ये सिचुएशन में अगर अमेरिका कामयाब हो गया तो इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के जाल में चाइना और रशिया फंस चुके हैं। रशिया हार के थक के बैठ गया, चाइना डर के बैठ गया। आगे आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी की सिचुएशन जो है इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी वक्त बताएगा। आपको जो आपका ओपिनियन क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।